हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट 2 है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले भी हम पार्ट 1 पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसपे मैंने आर्टिकल्स के ऊपर एमसीक्यू दिया था, क्योंकि करंट टाइम एग्जाम चल रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और बहुत लोगों ने बोला पार्ट 2 के लिए। मैंने उसमें आपको भारत के संविधान के ऊपर बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, फिर मैंने आपको बोला था कि मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। तो आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर ढेर सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। श्योर शॉट है कि आपको कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए श्योर मिलते हैं। और पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिससे कि कोई भी एग्जाम हो आपको 2 से 3 नंबर फिक्स है कि पूछता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भारत के संविधान के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और सभी पॉइंट्स को हम देखेंगे कि उसका गठन कैसे हुआ, कौन कौन से लोग थे, कौन अध्यक्ष था, या फिर आर्टिकल्स के ऊपर भी हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है लगभग मैं सारा कवर करूंगा आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इंडियन पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में आई बटन मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी टैप करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका सुझाव हो, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ये छोटा सा बेल दिखेगा, आप इस पर भी टिक मार कर ले, इससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संविधान एक्चुअली क्या है। देखिए, संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ के संविधान का पालन करना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप उस कंट्री में नहीं रह सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं हम कि जो सबसे बड़ा लॉ है वो कौन सा है, संविधान है, ठीक है। और जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है पूरी दुनिया में, ठीक है। एक हम कह लें एक्सेप्शन के रूप में कह लें तो वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ का संविधान जो है कि लिखा हुआ नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी सभी जगह का संविधान मैक्सिमम लिखा हुआ है। और भारत का संविधान, ऐसे क्वेश्चन कई बार हमको एग्जाम देखने मिले जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। और इस संविधान को बनाने में लगभग नियर अबाउट 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और टोटल लागत लगभग 64 लाख रुपए की लगी थी। तो आई थिंक कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए थे वो मैंने आपको इस पार्ट में कर दिया। तो चलिए अब ऐसे पॉइंट्स को हम यहाँ पे लेंगे, 5-5 पॉइंट्स हम लेंगे जो कि पॉइंट्स सेम है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर देखने के मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आप इसको क्वेश्चन ही समझ लीजिए, इसका क्वेश्चन जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको क्वेश्चन ही समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पक्के रूप से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, ठीक है। तो इसका गठन जो हुआ था 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने के मिलते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी, और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में मैक्सिमम टाइम, हमने देखा ऐसा क्वेश्चन 9 दिसंबर 1946 इसका आंसर होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष जो चुना गया था, स्थायी रूप से चुना गया था। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर अस्थायी पूछे, जब स्टार्टिंग में अध्यक्ष की चुना गया था, तो अगर उसमें ऑप्शन में आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी दिखें तो आप उसे टिक करिएगा। अगर स्थायी अध्यक्ष के रूप में, जो कि 11 दिसंबर 1946, आप डेट भी देख लीजिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी एवं विधिक सलाहकार के रूप में न्यायाधीश VN राव को चुना गया था, ओके। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। जो संविधान का सभा हुआ था उसमें हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि जो है शामिल नहीं हुए थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव अगर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। देखिए 12 जनवरी सन 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया था संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों को नियुक्ति कर दी गई थी। तो जो स्टार्टिंग टाइमिंग था कब से, ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था और लगभग जो भी जो कमेटी थी जिनका गठन होना था उसे गठित कर दिया गया था। ओके, देखिए प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसने मुख्य संविधान का निर्माण किया। तो ये जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसने मुख्य संविधान का निर्माण किया। तो प्रारूप समिति थी वो जिसने मुख्य जो हमारा संविधान है उसका निर्माण किया था। अब देखिए जो उसमें जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 लोग थे, टोटल उसके 7 मेंबर थे जिन्होंने मिलकर संविधान को लिखा है। एक तरीके से कह लीजिए उसके अध्यक्ष थे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्हें पिता भी कहा जाता है संविधान का। प्रारूप समिति के 7 अध्यक्ष थे, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद थे एन गोपाला स्वामी अय्यर, ठीक है, जो दूसरे थे। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी और 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मिश्र। इनका जो स्थान था वो एन माधव राव ने लिया और डीपी खेतान, इनका स्थान टीटी कृष्णामाचारी ने लिया। तो टोटल देखिए 7 जो मेंबर्स थे उन्होंने ही संविधान को यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्रारूप समिति थी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमको पूछे जा सकते हैं। और देखिए इसमें अध्यक्ष थे, तो आपको जो कभी कभी हमको ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है कि जैसे कि 7 लोगों का नाम दे दिया, उसमें से एक आध दो को मिसिंग कर दिया, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप बताइए कि उसमें से कौन मेंबर था। तो ये 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिए। प्रारूप समिति भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, इसको भी आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, मैंने पहले ही बता दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्हें भारतीय संविधान का जनक या फिर पितामह कहा जाता है। संविधान को अंतिम रूप से पारित करते समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान का जो एकदम अंतिम संविधान को जब अंतिम रूप से पारित किया गया था तो उसमें संविधान सभा में टोटल 284 सदस्य थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर मिले कि जब संविधान सभा को अंतिम रूप दिया गया था तो कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया था या फिर उस समय कितने सदस्य थे, तो टोटल 284। संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर सन 1949 को हुई, जिसके बाद कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध तथा अस्थायी एवं संक्रमणीय उपबंध आदि। तो इसे जो थे इस अनुच्छेद को तुरंत लागू कर दिया गया था जब संविधान की स्वीकृति हुई थी। कब? 26 नवंबर 1949, ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं हमको, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो फर्स्ट जो हमको इंडियन जब पूर्ण रूप से जब संविधान लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950, तो उसके 2 दिन पहले इट मीन 24 जनवरी 1950 को है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो को देखिए पूरा, जैसे जैसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लगभग सब कवर कर दिया है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया तो ऐसा हो नहीं सकता कि इससे बाहर चला जाए। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जैसा कि आज में भी 29 तारीख है, तो 26 जनवरी अभी रिसेंट में बीता है, तो उसी के रूप में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। तो जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय लिखा जा रहा था, जो प्रारूप समिति थी, जो उसमें लोग थे जिसके अध्यक्ष आपको पता ही है भीमराव अम्बेडकर थे, तो उन्होंने मतलब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद जो है कि हमारा संविधान लिखा गया, जो कि हमारा सबसे बड़ा संविधान है पूरी दुनिया में लिखा हुआ।
चलिए अब नेक्स्ट जो पॉलिटी का पार्ट होगा उसमें मैं सबसे पहले यही डिस्कस करूंगा कि जो देश है उनसे क्या क्या लिया गया। उसके बाद उसी वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमको पूछे गए एसएससी के रिगार्डिंग कह लीजिए, लास्ट ईयर हमको जितने भी पेपर से हम अगर कवर करेंगे वहाँ से अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलेंगे वो सारा एमसीक्यू में कवर कर देंगे और आपको वो भी डिटेल वहाँ पे दे देंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, संविधान पारित करते समय संविधान में 22 भाग 365 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी जब इसे पारित किया गया उस समय, और इस समय वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, जब उसे पारित करते समय 12 भाग 365 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां 4 बड़ी हैं और 65-30 लगभग अनुच्छेद बड़े हैं और 10 लगभग भाग बड़े हैं। संपूर्ण संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। उसके बाद पूर्ण रूप से ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। और इसमें जो ओवरऑल इसमें जो लागत आई थी ओवरऑल तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था यहाँ पे। देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन मन गण को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो देखिए 24 जो लास्ट प्रारूप समिति के लास्ट जो मीटिंग थी 24 जनवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 2 दिन पहले, तो 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, जिसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने मूलतः बांग्ला में की थी। तो स्टार्टिंग में ये बांग्ला में की थी। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, अब ये याद रखिएगा, क्वेश्चन हमको मैक्सिमम टाइम देखने के मिलते हैं कि जनगण मन कब अंगीकृत किया गया था या फिर जनगण मन को किसने लिखा है। ठीक है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अंतिम प्रारूप 22 जुलाई 1947। ठीक है, जो हमारा तिरंगा है, इंडियन फ्लैग है, जिसको हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और इसकी लंबाई का अनुपात 3:2 था, 3 संबंधित 2 था। तो 22 जुलाई 1947 मतलब आज़ादी से कह लीजिए, हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो उसके पहले जुलाई में 22 जुलाई को उसका जो अंतिम प्रारूप हमको देखने को मिला, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय फ्लैग, इंडियन फ्लैग कह लीजिए, तिरंगे का। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 अंतिम प्रारूप दिया गया किसको, हमारे इंडियन फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें कठोरता और एवं लचीलापन का अनुपम समावेश है। देखिए, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात हो रही है और रिजिड की भी बात हो रही है। मतलब संविधान कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कठोर भी है और कहीं कहीं इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं भारत के संविधान में। संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, इसको तो मैं बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे प्रमुख स्रोत भारत का अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। मतलब संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसका भी एक अलग प्रारूप है। संविधान का पहला संशोधन सन 1951 में किया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है कि सबसे पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में यह सबसे पहला संशोधन किया गया था। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 संविधान के 31वां संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। किस संशोधन के द्वारा, 31वां, 31, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में, जो भारतीय संविधान की स्टार्टिंग प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल कानूनी या विविध अधिकार किया गया। तो 44वें संशोधन द्वारा इसको किया गया 1978 में कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल कानूनी और विविध अधिकार किया गया। ये जो संपत्ति का अधिकार है, मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष
61वें संशोधन 1998 में किए गए थे। इससे भी मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ पे लिए हैं लगभग सबसे क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट है कि कभी ना कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आने वाले एग्जाम में श्योर है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, NCR। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वां संशोधन हुआ जो 1991 में। 86वां संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। तो देखिए ये जो अनुच्छेद आर्टिकल जो मैंने इंडियन पॉलिटी फर्स्ट बताया है उसमें मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था और आर्टिकल्स मैंने मौलिक अधिकार लगभग ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 14 से 32 को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन श्योर है कि आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको लिंक उसका जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस लिंक को ओपन करके देखें जरूर, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। ये टोटल मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर संविधान संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित करने की व्यवस्था करता है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 और 51, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने 32 से डिस्कस किया है। आर्टिकल्स का पार्ट 2 में जब, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको पार्ट 2 में संविधान के ऊपर टोटल मैं बताऊंगा और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था पार्ट 2 के लिए, इसलिए मैंने इसमें इसको कवर किया। उसके बाद मैं आर्टिकल्स को कवर करूंगा। इसके बाद जो उसके आगे के आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। ठीक है आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 व 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल करने की सिफारिश तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा की गई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल करने की सिफारिश किसने की थी, तो तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा इसको की गई थी। ओके, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ क्षेत्रों का वर्णन एवं संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ये जो कि हमको भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप इसको चाहे तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट में है, आप नोट्स बना लेंगे तो मे बी आपको काम देगा, नहीं तो फिर वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो ऐसे ही आपके दिमाग में घुस जाएगा वो। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो जम्मू कश्मीर भारत एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका संविधान इसमें अलग से प्रावधान है। ओके, तो इसके बारे में अभी मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको अधूरा नॉलेज देना नहीं चाहता, लेकिन इसको डिटेल्स में मैं जरूर कवर करूंगा। आपको आने वाले आर्टिकल्स जो इंडियन पॉलिटी है उसमें मैं पक्के से इसको अच्छे से कवर करूंगा, जम्मू कश्मीर के ऊपर श्योरली, क्योंकि अक्सर हमको क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर राज्य एक अलग संविधान है एवं यहाँ के निवासियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। संविधान के मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव से 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 व 78 तक संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी आते हैं। ठीक है, तो ये किसमें है? अनुच्छेद आर्टिकल्स नंबर 52 एंड 78 भाग पार्ट 5। ओके, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होगा। ठीक है, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका कार्यकारी मंत्रिमंडल होता है। तो राष्ट्रपति क्या है? जो है कि भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है और वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। अब आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 54 आर्टिकल नंबर 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। यह क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम हमको एग्जाम में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, लेकिन त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पक्के से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये इजी है, सबको पता है। इससे पहले केवल महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 72 अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के दोषी व्यक्ति
को क्षमा कर सकता है, दंड को स्थगित कर सकता है या दंड में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर किसी को फांसी होने वाली है, अगर वो लेटर लिखता है, सिफारिश करता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसे अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको बचा सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि उसे सजाए मौत को आजीवन कारावास कर दें। इस टाइप के देखो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी दोषी को क्षमा कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होता है, वीटो पावर होता है, दंड को स्थगित कर सकते हैं या फिर दंड में परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ओके, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों को मिलकर बना है। तो संसद देखिए कहाँ है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सबको मिल के बनता है कौन, हमारा संसद। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह भी क्वेश्चन हमको मैक्सिमम टाइम देखने को मिला और यह भी क्वेश्चन हमको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है और संसद से भी हमको क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है लगभग। तो मैंने आपसे पहले कह चुका हूं कि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर से अच्छे तरीके से देखिए और याद करते चलिए, नहीं तो आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसमें सदस्य की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 545 है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। लोकसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। लोकसभा के अगर आप सदस्य हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी आयु मिनिमम कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा जो जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यहाँ पे जो लोकसभा है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और ये स्थायी सदन नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न प्रावधान संविधान के आर्टिकल्स 124 से लेके 147 तक है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 8 थी। 2008 से न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 कर दी गई है इसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अपने दिमाग में रखिएगा। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का वर्णन है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। भारतीय संविधान 3 प्रकार से आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था करता है। इमरजेंसी की यहाँ पे देखिए क्या व्यवस्था है। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 352 द्वारा बताया गया है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह में ये इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, अगर जो राज्य की संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाती है तब यहाँ पे इमरजेंसी घोषित की जाती है। और आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपात की उद्घोषणा, इससे भी जो है इमरजेंसी जो है कि लागू की जा सकती है। तो ये 3 आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, पंजाब पहला राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। सबसे पहला राज्य था वो जो पंजाब था जहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया। और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लागू किया गया, सबसे ज्यादा जो है कि जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल नंबर 343 में राज्य भाषा का विवरण है। इसमें संविधान के मूल भाग में लगभग 14 भाषाओं की मान्यता दी गई थी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। बस आपको वही मिलेंगे यहाँ पे। आशा करते हैं आपको ये पार्ट पसंद आया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। आप इंडियन ज्योग्राफी के भी वीडियो देख सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं इसके हम पार्ट्स बनाते रहें जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिलती है। आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।